जैसे कलम में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के में सिंपल सेंटेंस बनाने का जो फार्मूला था वो आप लोगों को बताया गया कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में इसकी वर्ब, और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आता है इसका कंप्लीमेंट। ये इसका सीधा सा फार्मूला जिसे अपने हिंदी में याद किया था, कर्ता क्रिया कर्म, यही हमारा धर्म। धर्म के बारे में कल चर्चा की थी, किसी ग्रामर में नहीं मिलेगा, याद करने का एक सूत्र है। सब्जेक्ट ने अपन ने दो जगह बांटा था, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। दो सब्जेक्ट हुए। सिंगुलर सब्जेक्ट में अपन ने रखा था ही, सी, इट या सिंगल नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट में रखा था आई, वी, यू और दे। ये अपने पास सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए। अब आती है वर्ब। इसकी वर्ब की, इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। कौन सी फॉर्म काम में आती है? फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के बारे में बताया था वो हमेशा कौन से रूप में होती है? प्लूरल रूप में होती है। और ग्रामर ये कहती है कि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। जब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल रूप में होती है और हमारे पास जब सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में इसको यूज करना होता है तो हमें इस वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं? हम इसमें एस या ईएस लगाते हैं। जब वर्ब के अंत में एस या ईएस लग जाता है तो वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर। और सिंगुलर बनाने के लिए जिस वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ होता है उसके अंत में तो क्या लगा देते हैं? ईएस। और अदर्स जितने भी वर्ब से उसके अंत में लगा देते हैं एस। ये लगाने से वर्ब सिंगुलर बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया था कल गो का, ये गो अपने आप में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्लूरल रूप में है। अगर इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, अंतिम अक्षर ओ है, तो इसमें क्या लगाएंगे? ईएस। क्या बन जाएगा? गोज। तो ये ध्यान रखें। और इसके बाद में कर्ता क्रिया और कर्म, क्रिया से प्रभावित होने वाला कर्म। जैसे हमें जाते हैं, अब जाते हैं कहाँ? स्कूल जाते हैं, बाजार जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जाने का जहाँ प्रभाव पड़ता हो ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में उसका जो कंप्लीमेंट है वो अदर्स जो चीज़ें हैं वो सेंटेंस के अंत में आती है। ये अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था। अब इसके सिंपल सेंटेंस भी दो प्रकार से बनते हैं, जो मोस्टली बहुत सारी ग्रामर्स में आप लोगों को दिया हुआ नहीं होता, लेकिन हम यहाँ चर्चा करेंगे उसके बारे में। इसमें दो तरह के सेंटेंस बनते हैं, एक बनते हैं फंक्शनल और एक बनते हैं डिस्क्राइटिव। डिस्क्राइटिव ये होते हैं क्रियात्मक और ये होता है वर्णात्मक। इस क्रियात्मक जो फंक्शनल सेंटेंस होते हैं इसमें क्रिया होती है और इसका फार्मूला वही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब। ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलेगी? सब्जेक्ट के अनुसार। और फॉर्म इसकी कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में कंप्लीमेंट के रूप में, चाहे एडवर्ब हो या कंप्लीमेंट हो, जो भी कुछ है। वर्णात्मक सेंटेंस, जो वर्णात्मक सेंटेंस होता है इसमें जो वर्ब होती है ये वर्ब सब्जेक्ट के बारे में वर्णन करती है। किसके बारे में करती है वर्णन? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट या तो आपका कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या कोई एडवर्ब होती है जो सब्जेक्ट का काम करती है। और ये जो वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसमें हमें वर्ब के रूप में इज, एम और आर यूज करते हैं। इसमें इज सिंगुलर सब्जेक्ट, और सामान्यतः याद रखने का एक नियम होता है, जिस वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस होता है वो सिंगुलर के साथ में आती है और जिसमें एस नहीं होता वो प्लूरल के साथ में यूज होती है। तो ये इज किसके साथ में आएगा? सिंगुलर के साथ में, एम आई के साथ में, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। जैसे इसमें एक सामान्य सा क्रियात्मक सेंटेंस का उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे राम गोज टू स्कूल। अब इसमें राम एक क्रिया कर रहा है जाने की, और वो कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। ये राम इसमें एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है
गोज इसमें वर्ब है और स्कूल इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसी को डिस्क्राइब, इसी को अगर वर्णात्मक लिखना पड़ेगा तो हम राम के बारे में लिखेंगे राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। अब यहाँ जो ये हेल्पिंग वर्ब ये राम के बारे में बता रही है, एक नाउन है और इस नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि राम एक लड़का है। ये क्रियात्मक सेंटेंस और वर्णात्मक सेंटेंस में डिफरेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी अकॉर्डिंग टू आपका जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, कोई नाउन है और नाउन कैसी है आपकी, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको। और कई दफे जो डिस्क्राइटिव सेंटेंस होते हैं, वर्णात्मक जो वाक्य होते हैं, ये वर्णात्मक वाक्य देयर से प्रारंभ होते हैं और देयर कहीं अपने आप में कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ब का काम करती है, इंट्रोडक्टरी वर्ब जिसे हम बोलते हैं परिचयात्मक क्रिया, जिसे हम बोलते हैं परिचयात्मक क्रिया। ये परिचय कराती है कि अंदर वर्ब का जो वर्णन हो रहा है वो वर्णन किस प्रकार का है, और ये हमें बताएगी उसकी हेल्पिंग वर्ब कि इसमें सिंगुलर है या प्लूरल। जैसे हम हमारे स्कूल के बारे में, फैमिली के बारे में, किसी के बारे में लिखते हैं, जैसे हमारे स्कूल के बारे में लिखते हैं कि देयर आर 20 रूम्स। अब यहाँ देखिए देयर इंट्रोडक्टरी वर्ब का काम कर रही है, लेकिन यहाँ वर्णन किसका हो रहा है, रूम्स का। और रूम्स हमारे पास कितने हैं, 20, और 20 है, इसका मतलब प्लूरल है। प्लूरल में क्या आ गया, आर। अभी स्कूल के बारे में फिर वर्णन करेंगे, देयर इज ए बिग लाइब्रेरी। अब ये लाइब्रेरी कैसी है, अकेली है, तो इसके लिए क्या काम निकली अपन ने, इज। और देयर किसका काम कर रहा है, इंट्रोडक्टरी वर्ब का काम करना। तो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है कि अगर किसी वाक्य की हम रचना करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, हम आर्टिकल्स लिखते हैं, कोई स्पीच बनाते हैं, या कभी कोई रिपोर्ट्स राइट भी करना पड़े, तो उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा कि सेंटेंस क्रियात्मक है या वर्णात्मक है। अगर क्रियात्मक है तो उसे इसी क्रम में लिखना पड़ेगा, और वर्णात्मक है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज करते हुए उसका वर्णन करना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में महत्वपूर्ण तरीके से दो सेंटेंस बनते हैं, एक फंक्शनल और एक डिस्क्राइटिव। तो इन चीज़ों का छात्र अपने हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय इनका विशेष ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वर्णात्मक और क्रियात्मक का अंतर निकालना। ये हो गया आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाक्यों की रचना करने का एक तरीका। दूसरी सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये तो हमें बार बार जितने भी पैराग्राफ राइट करने हैं, आर्टिकल बनाने हैं, स्पीच बनाने हैं, सब में टेंस का प्रयोग होगा। और टेंस जब हम इस प्रकार के जो सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमेशा सकारात्मक चीज़ें लिखते हैं, और सकारात्मक चीज़ें लिखते हैं। और सकारात्मक में सिंपल सेंटेंस जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या होता है, यही चीज़ लिखते हैं, क्या नहीं हुआ और क्या नहीं होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस इसमें यूज नहीं आते, इसलिए सिंपल सेंटेंस बनाने पर आप लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बोर्ड एग्जाम्स में सबसे पहला क्वेश्चन, चाहे 8वीं क्लास हो, 9वीं क्लास हो, 10वीं क्लास हो, 11वीं क्लास हो, या कई दफ़ा हम कंपटीशन एग्जाम्स में भी देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भी देते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप रिक्त स्थान के अंदर क्रिया का सही रूप भरिए, सही फॉर्म भरिए। ये सभी काल्स में आप लोगों को दिए जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको कैसे भरा जाए, इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं। और सबसे पहले इसकी पहचान का तरीका, जिस प्रकार से अपन ने हिंदी में इस सेंटेंस को, इस काल के वाक्यों को पहचाना कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अगर किसी सेंटेंस को पहचानना होता है तो उसका दो तरीके होते हैं। एक तो हम उसको पहचानते हैं उसकी वर्ब से, और दूसरा पहचानते हैं उसकी एडवर्ब से। दो तरीके पहचानने का। अगर इसमें वर्ब से हम पहचान सकते हैं, वर्ब में जब पहचान सकते हैं जब हमें पूरा सेंटेंस दिया हुआ होता है, तो हम उससे पहचान सकते हैं उस वर्ब के माध्यम से कि फला काल का वाक्य है। लेकिन जब क्वेश्चन इस प्रकार का है कि हमें इसमें से वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है, क्या भरनी है,
करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब तो इसके अंदर है ही नहीं, वर्ब नहीं है, तो हम इसको किससे पहचानेंगे, इसकी एडवर्ब से पहचानेंगे। और ये एडवर्ब हमें बताती है कि कौन से काल का वाक्य है। और जब हम एडवर्ब से पहचान लेते हैं कि ये इस काल का वाक्य है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, सब्जेक्ट के पास जाते हैं। और सब्जेक्ट हमें बताता है कि मैं सिंगुलर हूँ या प्लूरल हूँ। और उसको देखते हुए अगर मैं सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल है। तो मोस्टली इसकी जो एडवर्ब है, इसकी एडवर्ब के रूप में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हम इसको पहचान सकते हैं। और इसके जो रूल्स हैं, रूल्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसमें अक्सर यूजुअलीज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, रेगुलर, रेगुलरली, एवरी, एवरी के साथ में एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर्स, ऑन संडे, ऑन मंडे, ETC। तो ऐसे यूजुअली, ओपन, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, रेगुलर, रेगुलरलीज, ऐसे जो शब्द होते हैं ये इसमें एडवर्ब के रूप में काम में आते हैं। और ये सेंटेंस अगर कहीं आपको दिए हुए मिलते हैं तो अपन इससे, इस एडवर्ब के माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं कि निश्चित मान के चलिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो हमें इसकी करेक्ट फॉर्म बढ़नी है। तो हमें मालूम होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। और फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार चलेगी। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल रूप में बताया जा चुका, प्लूरल रूप में होती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, एस या ES लगा करके। तो ये आपके पास कुछ एडवर्ब्स हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे भी सामान्य रूप से अपन करके देखें। ये दो तीन एग्जांपल्स अपने पास देखिए। एक सेंटेंस है सी ऑफन कम लेट, ये एक सेंटेंस है और इसमें हमें क्रिया की सही फॉर्म भरनी है। अब अपने पास इसमें हमने देखा कि इसमें वर्ब कुछ कहीं भी नहीं है, तो हमने देखा इसमें ये ऑफन शब्द आ गया। और ऑफन इसमें क्या है, एडवर्ब का काम कर रही है। और ये एडवर्ब हमें बताती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास जाते हैं सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट हमें बताता है कि मैं सिंगुलर हूँ, सी, और सिंगुलर है। और ये ध्यान रखना कि ब्रैकेट में कोई सी भी काल का प्रश्न पूछा जाए उसमें हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई मिलेगी। और फर्स्ट फॉर्म है और हमें मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन वर्ब प्लूरल रूप में ऐसे सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो सी है, सी के साथ के लिए हम क्या कर देंगे, कम्स। अगर आप इतना सा कर देते हो तो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे लोकल एग्जाम्स हो, आपको इसमें से पूरे ग्रामर क्या होती है, एक जे मैथ्स एज गणित होती है। अगर आपको नंबर मिलता है तो पूरा मिलता है और जाता है तो पूरा जाता है। सामान्यतः बच्चे क्या करते हैं कि मैं तो एस ही तो भूल गया, इसमें एस भूल गया, इस एस की कीमत थी, जो अंक थे वो सारी इस एस के ही थे कि एस ही तो भूला है, बाकी तो सब ठीक है। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपके पूरे अंक जाने की संभावना है। दूसरा सेंटेंस है ही नेवर ड्रिंक्स टी, वह कभी चाय नहीं पीता। अब इसमें वर्ब नहीं है, हमने किससे पहचाना, एडवर्ब से। ये एडवर्ब नेवर ये कह रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फिर हम सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, और ब्रैकेट में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी। और फर्स्ट फॉर्म हमेशा कौन से रूप में होती है, प्लूरल में। तो सब्जेक्ट के अनुसार इसे भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। सिंगुलर बनाने के लिए इसके भी अंत में क्या लगाएंगे, एस, क्या हो जाएगा, ड्रिंक्स। फिर तीसरा सेंटेंस देखते हैं,
वी प्ले गेम्स रेगुलर, कि हम नियमित खेल खेलते हैं। अब इसके अंदर क्या देखिए, रेगुलर क्या है, ये एडवर्ब, और ये रेगुलर और रेगुलरली एडवर्ब क्या बताती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे दिमाग में पहले से फिट है कि इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ब्रैकेट में भी फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है। हम जाएंगे सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट कैसा हमारे पास प्लूरल, तो सब्जेक्ट प्लूरल है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ब्रैकेट में भी फर्स्ट फॉर्म दी होती है, और फर्स्ट फॉर्म हमेशा कौन से रूप में होती है, प्लूरल रूप में, इसलिए इसको सिंगुलर बनाने की आवश्यकता नहीं, जैसी वर्ब है वैसी की वैसी ब्रैकेट हटा करके इसके अंदर रख दो और आपका उत्तर बिल्कुल सही है, प्ले का प्ले ही आ जाएगा। ये इस प्रकार से हम इसमें करेक्ट फॉर्म से भरते हैं, और करेक्ट फॉर्म भरना ही सबसे महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी, और आप छठी क्लास से लेकर के एमए तक किसी क्लास में करिए ये करेक्ट फॉर्म। अब इसके बाकी अन्य जो रूल्स हैं, ये एडवर्ब तो बताइए, इनको देखना, और जो आपको जो फंक्शनल और डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस दिए हैं इनका थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता है, ताकि आप लोगों को जानकारी में आ जाए कि कौन से क्रियात्मक वाक्य कैसे होते हैं और वर्णात्मक वाक्य कैसे होते हैं। नेक्स्ट कालांश में।